नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अगले 2 घंटे हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे की इस खबर पर बने रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने वाले हैं। तो आज दौरे का उनका पहला दिन है और पहले ही दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त एक्शन में हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात कमला हैरिस यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति से होने वाली है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बैठक की। फिर रात 3 बजे पीएम मोदी की मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री सुगा के साथ होनी है। लेकिन जिस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं वो कल होगी। कल मतलब देखिए रात के 12 बज रहे हैं, मतलब आज ही होगी। जो बाइडेन से मिलेंगे शुक्रवार को, तो वो बड़ी मुलाकात होगी। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बस अब से कुछ ही देर में वो मुलाकात होने वाली है। तो जो मुलाकात उससे पहले हुई है, ये देखिए, ये सीईओज हैं। 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं, जिनमें अडोबी के सीईओ से भी उनकी मुलाकात हुई है। और शांतनु नारायण ने ट्वीट भी किया है। विवेक लाल जो हैं वो जनरल ऑटोनॉमिक्स के सीईओ हैं, उनसे भी वो मिले हैं। ये 2 भारतीय हैं। और इसके अलावा ये 5 बड़ी कंपनियों, फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ से मिले हैं। स्टीफन स्वाजरमैन जो कि ब्लैकस्टोन के सीईओ हैं, इन लोगों से मिलकर क्रिस्टियानो एमोन एक और बड़ी कंपनी क्वालकॉम के सीईओ हैं। और सभी ने इस मुलाकात को काफी अहम बताया है और सभी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारी ये जो मुलाकात हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी कि हम भारत में निवेश कर सकते हैं। वहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो रही है और किस तरह का वहां माहौल है हमारी कंपनीज के लिए। हमारी सहयोगी अंजना लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर कर रही हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों से रिएक्शन लिया है। सुनिए। आप लोग भी यही आसपास से आए हुए हैं। पीएम मोदी के विजिट पर क्या बोलेंगे? मेरा नाम महेंद्र सापा है। मैं विश्व हिंदू परिषद अमेरिका का वॉलंटियर हूँ। हम यहाँ पे अमेरिका में सब हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी को वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही सहयोग वर्ल्ड लेवल पर बढ़ाए और चाइना को समय रहते कॉर्नर किया जाए। इसने सोचा था कि वॉशिंगटन डीसी में हम लोग ये ढोल नगाड़ा देखेंगे। आप बताइए, मोदी जी के आने पर आपका क्या कहना है? बस सुना था आ रही है, तो मैं कहा चलो अभी हम भी चलते हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तो ये पारंपरिक हिस्से से ढोल नगाड़ा बजाते हैं आप लोग? हाँ, बस इनकी मेहरबानी है, हम शुरू कर दिया हमने भी। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है और दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर यहां पीएम ने बात की। हमारे साथ विजय राणा जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीधे लंदन से जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद राणा जी। हमारे साथ इस वक्त जे.के. त्रिपाठी जी हैं, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट। बहुत धन्यवाद सर आपका। विजय चोटियाला जी हमारे साथ हैं जो कि इंचार्ज फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट बीजेपी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हम सभी से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें आपको कि कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब से जो इंतजार है बस कुछ ही देर में वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात का है। त्रिपाठी जी, इस मुलाकात को हम किस तरह से देखें? कैसे ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें उभर करके सामने आती हैं। एक तो कुछ लोगों का ये कहना कि कमला हैरिस चूँकि भारतीय मूल की हैं, इसलिए उनका भारत के प्रति नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा और इस केमिस्ट्री से शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भले ही वो भारतीय मूल की हैं, लेकिन उससे पहले वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे प्रधानमंत्री के तौर पे उपराष्ट्रपति से बात करने जा रहे हैं।
तो इसलिए जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों की बात होती है, वहाँ फिर ये कहाँ के मूल का कौन है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। अब दूसरी चीज़ ये है कि कमला हैरिस से वार्तालाप करना, उनसे बात करना कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाता है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस टेक्नोलॉजी, साइंस और इन्वेस्टमेंट, इसके ये मामले देखती हैं सीधे। उन्हें आई मीन जो बाइडेन से ये इतना डिप्यूट किया गया कि वो ये मामले देखती हैं। तो जहाँ तक भारत में निवेश या भारत से निवेश, वैज्ञानिक या टेक्निकल नो हाउ का ट्रांसफ़र या उसमें और साझेदारी बढ़ाने की बात है, तो इस मामले में कमला हैरिस से मुलाकात बहुत ही महत्व रखती है। और मेरा विचार है कि जहाँ जो बाइडेन के साथ आतंकवाद पर बात होगी, तालिबान पर, पाकिस्तान पर, चीन पर और ग्लोबल वार्मिंग पे बात होगी, वहाँ कमला हैरिस से बात जो है वो व्यापार, वैज्ञानिक प्रगति, नो हाउ का ट्रांसफ़र, निवेश, सब पर बात होगी, जो कि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि अभी कोरोना से संकट से उभरा हुआ देश अभी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी अर्थव्यवस्था को एक किक स्टार्ट दे दे। बिल्कुल त्रिपाठी सर, आप ठीक कह रहे हैं। विजय जी, द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, उसमें व्यापार है, रक्षा है, आपसी सहयोग है, ये सब तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो खतरा है विजय जी, वो चीन का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से हम चीन को कैसे साइडलाइन करेंगे और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और कैसे मजबूत करेंगे, क्या उम्मीद है आपको? चीन का जो हाल ही का दृष्टिकोण रहा है, और खासतौर से अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ जिनमें भारत भी शामिल है, उसको लेकर के सारी दुनिया में खासी चिंता रही है। आपने देखा पिछले जून के महीने में उन्होंने भारत की सीमा पर क्या काम किया, जिसमें भारत के 20 सैनिक भी मारे गए, चीनी सैनिक भी मारे गए। इस बीच साउथ चाइना सी में उन्होंने एक वियतनामीज जो नौका थी जो वहां पर गश्त लगा रही थी, उसको एक शिप से उसको टकरा दिया। तो चाइना का जो एग्रेसिव एटीट्यूड है उसको लेकर के भारत में चिंता बनी हुई है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में चिंता बनी हुई है, जापान में चिंता है, ऑस्ट्रेलिया में चिंता है। तो इस सब को मिलाकर के अमेरिका के साथ सहयोग से मिलकर के ये क्वाड संगठन बनाया गया है। और मजेदार बात यह, चीन ने इसको लगातार एक तरह हिकारत की दृष्टि से देखना शुरू किया और उसको कह दिया ये तो एशियन नेटो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि सभी देश चिंतित हैं चीन के एग्रेसिव दृष्टिकोण को लेकर के। और हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कहते हैं ये चीनी विरोधी मोर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र में स्टेटस को होना चाहिए और चीन एक तरफा कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जी। तो ये चिंता है। और निश्चित रूप से ये जो क्वाड का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चारों नेता मिलकर के इस बात पर चर्चा करेंगे कि चीन की भविष्य में रोकथाम कैसे की जाए, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और आगे आने वाले समय में देखना ये होगा कि चीन इसे किस तरह से लेता है और किस तरह से हम चीन की रोकथाम कर पाते, चाहे तो हमारा हिमालयन बॉर्डर हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, या अरब सागर और ये हिंद महासागर में भी चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है और देखना यह है कि ये लोग कितने एक साथ मिलकर के यहाँ से क्या उपलब्धि लेकर के निकलते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अब तक ये पहली फेस टू फेस मीटिंग है क्वाड की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। न केवल भारत की बहुत सारी उम्मीदें इस पे हैं, बल्कि चीन भी इसको बहुत ही निकटता से देखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है राणा साहब। और जाहिर सी बात है चीन को साइडलाइन भी करना है। चीन की जो बुरी नीयत है वो हमें समझ में आती है, लेकिन कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग थलग करें, ये बहुत अच्छी शुरुआत भी यहाँ पर है। विजय चौथाई वाला जी भी हमारे साथ हैं। विजय जी, एक बहुत समग्र दौरा है आज तक। अब से कुछ देर पहले स्कॉट मॉरिसन से पीएम का मिलना और कमला हैरिस जी के बाद वो जापान के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, लेकिन इस दौरे की विजय जी समग्रता को आप कैसे देखेंगे? जब पीएम 5 बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलते हैं तो इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है, उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे हम भारतीयों को, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, उन्हें कितना आशान्वित होना चाहिए विजय जी?
नमस्ते सईद जी। नमस्कार। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ये जो 5 कंपनियां चुनी गई है ये बहुत ही सोच-बूझकर चुनी गई है। उसमें से 2 कंपनीज हाई एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली 5G रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो है उसके एक वर्ल्ड लीडर है। उसमें ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी आती है। एक है एनवायरनमेंट जो सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी है, तो और एक एडोबी है जो सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ी कंपनी है जी। उसमें से 2 जो सीईओज है वो इंडियन ओरिजिन के भी है। ये भी एक दिखाता है कि इंडियन टेक्नोलॉजिकल पावरेस जो एक शक्ति है, भारत की सॉफ्ट पावर जो अमेरिका में आज उपस्थित है, कि जो कई सारे बड़े कंपनीज में एक बहुत उच्च स्थान पर भारतीय निवासी लोग हैं। तीसरी बात ऐसी है कि ये जो कंपनीज है ये केवल सर्विसेज ऑफर करने वाली कंपनीज नहीं है, ये एक्चुअली हाई एंड टेक्नोलॉजी जनरेट करने वाली, और उसके लिए भारत के टेक्नोलॉजी का जो सामर्थ्य है, हाईटेक इंटेलिजेंस जो हमारे पास आज अवेलेबल है, उसके साथ कोलैबोरेट करने की इच्छा धरने वाले हैं। चौथा एक उसमें मसला है कि ब्लैकस्टोन जैसी कंपनी जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी भारत में इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से वो बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, उनकी और भारत में निवेश करने की इच्छा है। और ये भी एक दर्शाता है कि भारत की आज जो अर्थव्यवस्था है वो कोरोना के पैंडेमिक के आघात के पश्चात भी कितनी अभी भी सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़ी है, और उसके आगे जाके ये लोग भी सोच रहे हैं कि इसमें से हम और अधिकाधिक इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये बहुत 5 कंपनी एक विशिष्ट प्रपोजल लेके भारत के पास आई है और हर एक का एक स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत दूरगामी परिणाम करने वाली 5 मीटिंग रहेगी। बिल्कुल। बाकी तो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, परंतु एक जो विजनरी लीडरशिप प्रधानमंत्री जी की है कि जो भारत के लिए आगे के 5-10 साल तक एडवांस टेक्नोलॉजीज का एक्सेस और भारत में जो इंटेलिजेंस है, इनोवेशन चल रहा है, उसका कोलैबोरेशन करने की क्षमता रखने वाला जो आज अपना देश है, उसकी एक मुझे लगता है शुरुआत आज नई तरह से पोस्ट पैंडेमिक इरा में शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक विजय जी, बहुत विस्तार से आपने जानकारी भी दी और आपकी बातों से एक राहत और उम्मीद भी हम लोगों को यहाँ पर बंधती है। त्रिपाठी सर, ऐसे समय में जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुला लेता है, वहाँ पर अनरेस्ट होता है, उसके बाद तालिबान की सरकार बनती है, हम अफगानिस्तान में बहुत बड़ा हमारा स्टेक था, 400 से ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं। मानवीय आधार पर त्रिपाठी सर हमने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है। दूसरा, कोविड पैंडेमिक से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वैक्सीनेशन हमने बहुत शोर से आगे बढ़ाया है। ये जो चुनौतियों का त्रिपाठी सर समय है, इंटरनल हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ा है, इसके अलावा पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान आकर बैठ गया है, पाकिस्तान की बाँछें खिली हुई हैं, चीन अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति देख रहा है। कितना इंपॉर्टेंट होता है अब से कुछ देर बाद कमला हैरिस से पीएम का मिलना, और इन मुद्दों पर हम क्या उम्मीद करें, किस तरह से पीएम अपनी बात रख सकते हैं आज भी और जो बाइडेन के साथ जब बाद में उनकी मुलाकात होगी तब भी। त्रिपाठी साहब देखिए, दोनों मुलाकातों में पीएम बड़े इफेक्टिवली, बहुत समझदारी से और बहुत प्रभावी ढंग से ये बातें रखेंगे दोनों नेताओं के सामने। ये बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि हम बहुत पहले से इस बारे में कह रहे थे कि विश्व में आतंकवाद है, लेकिन दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं था, खासतौर से अमेरिका, जब तक 9/11 नहीं हो गया जी। अब उसके बाद अमेरिका को समझ में आया है। और दूसरी चीज़ है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान छोड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की कोई इतनी उपयोगिता रह जाएगी जी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान ठीक है हार्ट ऑफ एशिया है, लेकिन उसी के चलते पाकिस्तान ने कितना पैसा अमेरिका से ले लिया और उसको आतंकवाद को पनपने, पालने और बढ़ावा देने में खर्च किया।
अब अमेरिका को भी ये समझ आ गया है, क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकल चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान की बातें उतनी मानेगा, और अमेरिका को आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भारत के इस बात को मानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका किसी हर तरह से भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के देशों को मदद करे आतंकवाद को इरेडिकेट करने में। और ये भी ज़रूरी हो जाता है कि अमेरिका अगर आतंकवाद को नहीं इरेडिकेट करेगा तो 9/11 टाइप और घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। तो ये चीज़ बड़े प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री दोनों नेताओं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सामने रखने वाले हैं, और ये भी कहने वाले हैं कि अब चूंकि इससे पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान कोई प्रश्रय या कोई सहायता न दी जाए और पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बनाया जाए, क्योंकि तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आतंकवाद चारों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। बिल्कुल सर। और इससे ये भी होगा कि हम ये भी कह सकते हैं, मोदी जी ये कह सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों में जब भी वहाँ अमेरिका का आधिपत्य था अफगानिस्तान में, उसी दौरान भारत ने कितनी सारी योजनाएं चलाई जो कि विकास के लिए ज़रूरी थी, जैसे कि पावर हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, पार्लियामेंट, अस्पताल, स्कूल। तो ये सारी योजनाएं विकास के लिए ज़रूरी थी, जिसको भारत चलाने में सक्षम हो पाया। इसलिए पहले की तरह की स्थिति अभी भी कायम करनी ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर शांति बनी रहे और भारत अपनी योजनाएं चला करके ये और भी अन्य योजनाएं चला के अफगानिस्तान के विकास में सहायता दे सके। बिल्कुल सर। विजय राणा जी, दो बात हमें समझाइए। एक तो ये कि कमला हैरिस और जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इस दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है कि हम विश्व को ये संदेश दें कि आतंकवाद जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है और भारत उससे बहुत सख्ती के साथ लड़ रहा है और आपको एकजुट करना चाहता है। और दूसरा, दो महाशक्तियां, एक अमेरिका के साथ और दूसरा रूस, यहां पर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन अगर हम अमेरिका से ये दोस्ती रखते हैं और अमेरिका से हमारी नज़दीकी होती है तो वहां भी रूस भी आकर हमसे सलाह लेता है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। यह संदेश कितना महत्वपूर्ण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राणा जी, ये संदेश किस तरह से दे पाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है, जहां तक विश्व आतंकवाद का मुद्दा है, भारत हमेशा से बड़ी मुखरता से अपनी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सबसे प्रारंभिक देशों में है। भारत ने इसकी बड़ी भारी कीमत भी चुकाई है। हमारे प्रधानमंत्री तक की भी हत्या हुई है, देश में बहुत बार बम विस्फोट हुए हैं, बंबई के ऊपर हमला हुआ, संसद के ऊपर हमला हुआ। तो भारत आतंकवाद के शिकार देशों में रहा है, इसलिए भारत की बात को गंभीरता के साथ सुना जाता है जी। खासतौर से यदि हम पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रपति बाइडेन के भाषणों की चर्चा करें, देखें उन पे गौर से, तो लगता है कि अफगानिस्तान में जो हुआ है उसको लेकर उन भाषणों से भी चिंता की झलक साफ दिखाई पड़ती है। और अभी कहीं ना कहीं अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कहीं ना कहीं ये भावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर कोई 9/11 जैसी घटना दोबारा ना हो जाए। और इसीलिए यदि आपको ध्यान हो कि CIA के प्रमुख भी पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आए थे, तो सुरक्षा संबंधी और विश्व आतंकवाद को लेकर के भारी चिंता भारत में भी है और अमेरिका में भी है। तो इस तरह से दोनों देश एक धरातल पर खड़े हुए हैं। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत अपनी चिंताएं व्यक्त करता है, उस समय से पहले व्यक्त करता है। यदि आप देखें सोलर ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने सोलर ऊर्जा की पहल कुछ वर्ष पहले की थी और बड़े प्रभावशाली ढंग से की थी। तो भारत जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं हैं उनमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर अपना रोल, एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा में कम से कम ये संदेश देना चाहेंगे कि भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सकारात्मक भूमिका होगी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण भूमिका होगी। और मैं समझता हूँ यदि ये संदेश वो देने में सफल रहते हैं तो इस यात्रा को हम सफल मानेंगे। जहां तक रूस का सवाल है, राणा जी, मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं, अभी और चर्चा करेंगे। 2 घंटे हमारे साथ हैं। विजय चौथाई वाले जी के पास भी हम आना चाहते थे, लेकिन अंजना,
हमारी साथी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर कर रही हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रही हैं, लगातार उनके विश्लेषण हमारे पास आते रहे हैं। अंजना, बस थोड़ा सा आधे घंटे से भी कम का समय रह गया है कमला हैरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात का। कैसे वहां पर आप भारतीय समुदाय में और देखिए विशेष जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही थी? बिल्कुल नहीं, भारतीय समुदाय में विशेष आप जोश की बात कर रहे होंगे। मैं कुछ देर पहले हस्तप्रद रह गई। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं। हमने बताया कि ये होटल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन से उनकी मुलाकात हो रही है। तो वो तुरंत बोले, अच्छा मोदी मोदी मोदी। तो ऐसे मैंने पूछा उनसे कि आप उनको जानते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जानते हैं, आई नो हिम। और उसके बाद से उन्होंने कहा बट नाउ आई विल टेल यू समथिंग, जिससे आप भी सरप्राइज्ड हो जाएंगी। इंग्लिश में वो बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ जरूर बताइए। वो मुझे पूरा वो बिल्डअप करने लगे, आर यू रेडी आर यू रेडी। मैंने कहा आई एम रेडी, बताइए। तो कहते हैं भारत माता की जय। ओ मैं 1-2 मिनट तक सही सोचती रह गई कि ये जो जोश है वो भारतीय समुदाय तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी कम से कम ऐसे 4-5 लोग हैं जो मुझे मिले यहाँ से गुजरते हुए, जिन्होंने पूछा प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्रिप के बारे में। और फिर उन्होंने भारत को लेकर कुछ ऐसी बात कही जो बताता है कि वो नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं और उसके साथ ही उनको लगता है कि उनकी भूमिका बड़ी हो रही है, और खास तौर पर जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर है। देखिए, कमला हैरिस को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, एक विमेन वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की, और उसमें भी जो उनकी विचारधारा है उसको लेकर जरूर एक टकराव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की विचारधारा से। लेकिन एक जो रहस्यमय तिलिस्म टाइप का होता है कुछ शख्सियतों के इर्द गिर्द, वो कमला हैरिस के इर्द गिर्द है। जो उनका फिनोमिनल राइज रहा है, आप सोचिए एक महिला और इसी के साथ भारतीय मूल की, साउथ अफ्रीकन मूल का जो उनका मिक्स्ड ब्रीड है, जिसकी वजह से उन्होंने इस कदम तक, वो इस पद तक पहुंची है, उसको लेकर बहुत लोग उत्सुक रहते हैं। तो जो भारतीय समुदाय है वो बहुत देखना चाहता है कि किस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलती है, क्योंकि विचारधाराओं में मतभेद जरूर है, लेकिन कूटनीति के नजरिए से कमला हैरिस को भी पता है जो बाइडेन सरकार किस तरह से रीच आउट कर रही है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार को रीच आउट कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर चीन उनका कंसर्न है। और सबको अब बस कुछ देर का इंतजार है, सही तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, हम सीधे आपके पास आएंगे और वैसे भी आप हमारे साथ रहिए, अगले 2 घंटे हम लोग साथ में रहेंगे। आप भी चर्चा कीजिए हमारे मेहमानों से। त्रिपाठी सर, मुस्कुरा रहे हैं आप, क्योंकि जब अंजना हमने पहले शुरुआत की थी प्रोग्राम की, तो त्रिपाठी सर ने कहा कि देखिए आप ये भारतीय मूल तो छोड़ दीजिए, और ये 2 बड़े राष्ट्र मिल रहे हैं, तो आप उन पर बात कीजिए। अंजना, आप भी सवाल जरूर पूछिएगा, लेकिन त्रिपाठी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कमला हैरिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी, तो वो विचारधारा का जिसका जिक्र यहां अंजना ने किया, क्या इस वक्त वो विचारधारा कहीं परिलक्षित हो सकती है, या अभी सिर्फ दोनों देश, क्योंकि पहली बार ये भी मिल रहे हैं, पहली बार बाइडेन से भी मोदी मिल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने, तो सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती पर बात होगी, आपसी सहयोग पर बात होगी? सर देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच के सहयोग और मजबूती, रिश्तों की मजबूती पे बात होगी। हाँ, ये मैं मानता हूँ इंडिविजुअल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत काम करती है, अगर इंडिविजुअल करिश्मा जो है थोड़ा बहुत काम करता है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही काम करता है, क्योंकि अंत में हार्ड फैक्ट ये है कि दोनों देशों के बीच में जो राष्ट्रीय हित होते हैं वहाँ वो कहाँ कन्वर्ज करें, इस पर ये निर्भर करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, या शायद आपको पता भी होगा, कि जब भी ऐसी राजकीय यात्राएं होती हैं या बड़ी ऐसी मीटिंग होती हैं उच्च स्तर की, तो उसमें मुद्दों पे होमवर्क पहले से ही दोनों पक्ष कर लेते हैं, और यहाँ तक कि फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह भी हो जाता है, लेकिन और दोनों नेताओं को बता दिया जाता है कि हम ये सोच रहे हैं। उसके बाद अगर मीटिंग के दौरान कुछ नई चीज़ आती है, दोनों नेता ये सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो चीज़ इंक्लूड हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे की भी बात होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद 10-15 मिनट के बाद जॉइंट स्टेटमेंट आ जाता है, क्योंकि वो पहले से उसका खाका तैयार रहता है। लेकिन हमारे और अमेरिका के बीच में ये है कि दोनों देशों के राष्ट्रीय हित कन्वर्ज हो रहे हैं, कई चीज़ों पे मिलते हैं, और इसलिए हम दोनों देश
एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें सोने में सुहागा ये हो जाता अगर दोनों देशों के शासनाध्यक्ष जो हैं उनमें कोई करिश्मा हो उनके व्यक्तित्व में, तो ये और अच्छा लगता है पब्लिक को भी, विजुअली भी ये ऑप्टिक्स भी और आगे बढ़ जाती है और संबंधों को और प्रगाढ़ करने में मदद देती है। तो ये जो है ये एक सीमेंटिंग का काम जरूर करता है एक लिमिटेड एरिया में, एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव, लेकिन ये है कि चूंकि दोनों देशों के बीच सही तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राणा साहब भी हैं और विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो उन्होंने लास्ट में कहा, वो कह रहे थे कि शख्सियतें और उनका करिश्मा एक हद तक डिप्लोमेसी में काम आती है, लेकिन उसके पीछे कागज के पन्नों पर क्या आप वाकई ले पाते हैं सामने वाले से, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस नजरिए से हम देखें तो भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से एक तरह से अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, अब जो बाइडेन बिल्कुल चुप्पी साधे हैं, उनकी सेना लौट चुकी है और उन्होंने हाथ धो लिया है। लेकिन वहां पर जो ये आतंक का गढ़ अफगानिस्तान बनेगा, वो इंडिया के लिए कंसर्न है। अब इस पर किस हद तक चिंता को अपनी जो बाइडेन के जरिए एक कम से कम एक सब्सटैंशियल प्लान में, जिसमें प्रेशर बने तालिबान गवर्नमेंट पे कि वो वहां की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, वो पाकिस्तान के हाथ में कठपुतली ना बन के रह जाए, क्योंकि उनके मंत्रियों की लिस्ट वहीं पाकिस्तान में बनी है। ये सब कॉन्क्रीट ऐसी चीजें हैं जिस पर नजर होगी भारत की। आवाज विजय चौथाई वाले साहब, मैं विजय चौथाई वाला से ये सवाल पूछा था, क्योंकि बीजेपी से। अंजना जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मेरा सवाल आपसे ये है सर कि देखिए, डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है करिश्माई शख्सियत, फोटो खूब अच्छा, जनता में खूब चर्चा हुई, वाहवाही हुई, लेकिन उसके आगे क्या आप सामने वाले से ले पाते हैं? अभी अफगानिस्तान में जो हालात है वो इंडिया के लिए चिंता है। अगर हम अमेरिका तो हाथ धोकर आराम से अब बैठा है, बेफिक्र हो चुके हैं जो बाइडेन, उनकी सेना लौट गई है, वो अब उस बारे में चर्चा तक नहीं करना चाहते। ऐसे में कैसे हम चिंता जाहिर करें कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद के लिए ना इस्तेमाल हो? ये कॉन्क्रीट चीजें हैं जिस पर हिंदुस्तान किस हद तक अपनी सोच, अपनी चिंता को कुछ सब्सटैंशियल में परिवर्तित कर सकता है। वही असल आउटकम होगा विजिट का। आपकी बात बिल्कुल बराबर है। अफगानिस्तान भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, और वहाँ जो अभी हालात है, कई लोग ऐसा पहला कहते थे कि तालिबान वर्जन 1 और तालिबान वर्जन 2 में बहुत फ़र्क है, परंतु उसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट कि वो अभी ज़्यादा मीडिया के साथ ज़रा अच्छा बर्ताव कर रही है, मीडिया के साथ कम्युनिकेशन का उनका एक्सपीरियंस बढ़ गया है। परंतु इसके सिवा उन्होंने अभी तक जो भी नीतिगत निर्णय किए हैं वो पूरे बहुत ही प्रतिगामी तो है ही, परंतु एक अफगानिस्तान एक टेरर हब बनने की पूरी शक्यता है। पाकिस्तान के ISI का जो रोल है वो भी बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। परंतु एक बात आप अंजना जी ध्यान में रखिए कि अगर सचमुच ऐसा होता है तो ये केवल भारत की सुरक्षा के लिए या जो अपने करीबी राष्ट्र है उनके सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होगा, ये पूरे विश्व शांति के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जो 9/11 के समय हमने देखा था। उसके यही तो मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, ये अंजना को नहीं समझना है, जियोग्राफी ठीक है, ये अंजना को नहीं समझना है, ये अमेरिका को समझना है, जो गुड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म का फर्क करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने हर मंच से कहा है कोई गुड और बैड टेररिज्म नहीं होता है, टेररिज्म मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है और उसको एक नजर से देखना होगा। हम इसमें कितने कदम आगे बढ़ते हैं इस पर नजर रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आतंकवाद के साथ साथ कोविड और कोविड की महामारी जो हुई और उसके बाद अर्थव्यवस्था में जो गिरावट और चुनौतियां पूरा विश्व देख रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है इन तमाम मंचों से। आइए आपको दिखाते हैं, इसी वॉशिंगटन DC में कोविड मेमोरियल है, क्योंकि अब लगभग 6.5 लाख से ज्यादा अमेरिकियों ने अपनी जिंदगी इसी कोविड को
के सामने खो दी है। कोविड मेमोरियल की ये तस्वीरें किसी की भी आत्मा को कचोट दें, क्योंकि वहां पर एक के बाद एक हर व्यक्ति के लिए, हर जिंदगी जो गई है उसके लिए एक छोटा सा सफेद झंडा है। किसी का संदेश है अपने पिता के नाम, किसी का संदेश है अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने पति के नाम। भावुक करने वाला ये पूरा नजारा, कैसे एक महामारी ने एक पूरे देश में तबाही का सैलाब ला दिया। ये सफेद चादर है शोक का, इसको देखिए, इस रिपोर्ट को। मैं वहां पर कुछ देर पहले गई थी, वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जो चले गए उनके नाम सिर्फ संदेश रह गया। जी हाँ, हम मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी में, उसी कोविड मेमोरियल में जहां पर आज भी आंकड़ा बताता है कि 6,81,510 अमेरिकियों ने अपनी जिंदगी कोविड की वजह से गंवा दी। ये आंकड़ा सबसे बड़ा स्मारक बनकर यहाँ पर मौजूद है, और ये स्मारक और इसकी अथाह परिस्थिति को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कहां से कहां तक ये पूरा नजारा जाता है, जैसे एक सफेद खेती हो, शोक की लहर हो, और ये शोक की लहर जो पूरे इस हिस्से में दिखाती है, यहाँ वाला नजारा दिखाइए। जहां जहां तक नजरें जा रही हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद शोक की एक ऐसी चादर है जो शायद कभी ये दुनिया भुला नहीं पाएगी। अमेरिका ने जिस तरह से कोविड की वजह से लोगों को खोया है, उन सब के बीच आपको पता है ये जो एक एक झंडा यहाँ पर लगा हुआ है, उसमें कोई ना कोई संदेश है। कौन होगा जिसकी आत्मा नहीं काम जाएगी? रिमेम्बरिंग ग्रैंडमा हॉग, जिनका नाम भी लिखा है, वाइफ, सिस्टर, मॉम एंड ग्रैंडमा। वो बता रहे हैं कि एक पत्नी थी, एक बहन थी, एक माँ थी, एक ग्रैंड मदर थी। हर संदेश आपकी आंखों में आंसू ला देगा। ये वाला संदेश देखिए, 5 क्यूजे के लिए है, जिसमें लिख रहे हैं, आई स्टिल सी यू एवरीवेयर, आई लुक एवरी डे। हर रोज मैं तुम्हें खोजता हूँ, हर रोज मैं तुम्हें चारों तरफ देखता हूँ। सोचिए नजारा, कल्पना कीजिए उस पूरी शोक की लहर का जो लोगों ने महसूस किया होगा उस दौरान। एक बार यहां से चले तो मुझे लगता है ये काफी लंबा ये जो पूरा रास्ता है यहां से लेकर अंत तक, और यही नजारा चारों तरफ है, दूसरी तरफ भी है, क्योंकि वहां पर भी शोक की ऐसी ही जो संदेश है, लोगों ने अपने जानने वाले, अपने जिनको उन्होंने खोया है, किसी की माँ। ये देखिए, ये छोटा सा जल्दी से दिखाते हैं। टकर मिक लिव्ड एज 16। किसी ने अपने सपनों को पूरा होता हुआ नहीं देखा। किसी के परिवार ने अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में खो दिया। कहीं पर किसी की माँ चली गई, कहीं पर किसी के पिता का अंत हो गया। हर उम्र के लोगों का, और जिस तरह से इनकी कोशिश यही है कि 1-2 से शुरुआत हुई है, ऐसे ही इनको कॉर्नर किया गया है, इनको नाम दिया गया है, नंबर किया गया है। हर व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी उसके नाम एक संदेश दिया गया है। एक ऐसी आपदा, एक ऐसी त्रासदी, एक ऐसा पैंडेमिक जिसने हजारों करोड़ों घरों को किस तरह से, कम से कम यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे विश्व में लाखों घरों को, 6.5 लाख से ज्यादा घरों को इसी अमेरिका में किस तरह से परेशान किया होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये नजारा इस बात को बताने के लिए काफी है कि जो शोक की लहर अमेरिका में है, उसको हमेशा हमेशा इस शहर के बीचों बीच, इसकी धरती में एक एक व्यक्ति की जिंदगी को श्रद्धांजलि देने की ये कोशिश है। और उसी मेमोरियल से, वॉशिंगटन डीसी से ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इसी नजारे के साथ आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में छोड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पर शब्द भारी पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। उस दर्द को समेट में जो इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना के काल ने, इस कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को दिया है। तो ये देखिए, आज भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनों को खोजते हैं, उनके फ्लैग जो वहां पर लगे हुए हैं उनको देखते हैं, और जो बाहर से भी लोग आते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं देखने के लिए कि अमेरिका ने जिन लोगों को खोया है उसको वो किस तरह से हमेशा के लिए याद करता है। मतलब मुझे लगता है कि घंटे निकल जाएंगे अगर हम ये सिर्फ देखें तो। थैंक यू एंड आई लव यू, योर ओल्डेस्ट ग्रैंडसन। हर जगह एक संदेश है, और एक संदेश है। कुछ देर पहले वहां मैं पढ़ रही थी कि आई विल मिस यू डैड, किसी बच्चे ने लिखा था। ये कुछ झंडे सफेद कागज के नहीं हैं, ये किसी की जिंदगी है, और जिंदगी में बची हुई पूरी कहानी है जो यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रही है। एक बार फिर से ये नजारा दिखाते हुए, कहाँ से देखिए आप, ये पूरा जैसे यहाँ से लेकर वहां तक अथाह ये तमाम झंडे हैं, और अंत तक जहां तक नजर जाती है वहां तक
शोक की ये सफेद चादर जाती है। कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक।